अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस हुकूमत के लिए एक मसला बन गया है, मगर आज ये एक मसला है, कल को एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी बन सकता है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नाराजगी के बाद आज इस्तीफा दे दिया है, मगर अभी एक और मसला बाकी है। हुकूमत पर इल्जाम लग रहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के जज की जासूसी की, एक जज को टारगेट किया। यह केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए एहतसाब मुश्किल में आ सकते हैं और वो बताएंगे कि कैसे एसेट रिकवरी यूनिट के पास जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक तफसीलात आई, क्या खास तौर से उनकी जासूसी की गई। इस वक्त सूरत हाल यह है कि सदारती रेफरेंस के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल के रवैये ने जजेस को नाराज कर दिया। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान जजेस की तरफ से सख्त रिमार्क्स आए और फिर कल 10 रुकनी बेंच ने इल्जामात के सबूत देने या मुआफी मांगने का कहा। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तीफे का मुतालबा किया, जिसके बाद आज अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। काबीना इजलास में भी आज इस पर बात हुई और हुकूमत ने खालिद जावेद को नया अटॉर्नी जनरल लगाने का फैसला किया है। अनवर मंसूर खान के इस्तीफे के बाद हुकूमती वुज़रा का दावा है कि अनवर मंसूर खान ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। इसके साथ साथ हुकूमत ने 18 फरवरी को जजिस से मुताल्लिक दिए गए अटॉर्नी जनरल के नामुनासिब बयान से भी लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने आज सदर आरिफ अलवी को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मैं इंतहाई अफसोस के साथ यह कह रहा हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसका मैं चेयरमैन भी हूं, उसकी तरफ से मेरे इस्तीफे का मुतालबा किया गया। उनका कहना था कि वो बार के अपने भाइयों और साथियों के साथ खड़े हैं, अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा देते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि उसे फौरी तौर पर कबूल किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने अपने इस्तीफे की वजह पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतालबे को करार दिया, जबकि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जजेस पर लगाए गए इल्जामात के दस्तावेजी सबूत देने या फिर तहरीरी मुआफ़ी मांगने के लिए 24 फरवरी तक का वक्त दिया था, लेकिन आज वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अहम बात यह है कि अनवर मंसूर के इस्तीफे से मुताल्लिक हुकूमती वुज़रा का दावा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि उनसे लिया गया और इसकी वजह उनका वो नामुनासिब बयान है जो उन्होंने 18 फरवरी को जस्टिस फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान जजेस से मुताल्लिक, जो बेंच के जजेस हैं, उनसे मुताल्लिक दिया था। इस हवाले से आज वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में सदर आरिफ अलवी, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर सबकी जानिब से एक जवाब जमा कराया है, जिसमें अटॉर्नी जनरल के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। वजारत कानून के जवाब के मुताबिक 18 फरवरी 2020 को अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने ज़बानी बयान दिया जो गैर तस्दीक शुदा और वफाकी हुकूमत की हिदायत और इल्म में लाए बगैर था और वो उसे मुकम्मल तौर पर बिला जवाब समझते हैं। वजारत कानून के जवाब में मजीद कहा गया है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की आला अदलिया की इंतहाई इज्जत और एहतराम करती है, आइन की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल के 18 फरवरी के बयान से लाताल्लुकी जाहिर करती है। हुकूमत की जानिब से जिन वुज़रा ने अटॉर्नी जनरल के बयान से लाताल्लुकी जाहिर की है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया है कि हम इस जवाब से लाताल्लुकी जाहिर करते हैं, उनके बयान से लाताल्लुकी जाहिर करते हैं, उनमें वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर भी शामिल हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 18 फरवरी को जब अटॉर्नी जनरल ने अपने जवाबी दलाइल का आगाज़ किया और इस दौरान जजेस से मुतालिक नामुनासिब रिमार्क्स दिए, तो उस वक्त ये दोनों हुकूमती वज़ीर भी अदालत में मौजूद थे। और दूसरे दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को अपने इल्ज़ामात के सबूत देने या माफ़ी मांगने का हुक्म दिया, तो उस वक्त भी फ़रोग़ नसीम और शहजाद अकबर अदालत में मौजूद थे, मगर उन्होंने उस वक्त ना तो कोई रद्द अमल दिया, ना ही इस बयान से लाताल्लुकी का ऐलान किया, जिससे सवाल उठ रहा है कि 2 दिन तक अदालती कार्रवाई हुई। 18 फरवरी को अटॉर्नी जनरल ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जवाबी दलाइल का आगाज़ किया, तो 10 रुकनी बेंच से मुताल्लिक नामुनासिब रिमार्क्स पर जजेस गुस्से में आए, जिस पर अटॉर्नी जनरल को अपने अल्फाज वापस लेना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने 10 रुकनी बेंच से मुताल्लिक अनवर मंसूर की कही गई बातें मीडिया को रिपोर्ट ना करने की हिदायत की, जिससे ऐसा लगा कि मामला ख़त्म हो गया है। हुकूमत ने भी कोई रद्द अमल नहीं दिया। हुकूमत ने उस बयान से, जो कि अटॉर्नी जनरल का था, कोई लाताल्लुकी का इजहार भी नहीं किया। मगर फिर दूसरे दिन यानी 19 फरवरी को केस की दोबारा समाअत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के जजेस पर लगाए गए गुज़िश्ता रोज़ के इल्ज़ामात पर बरहमी का इजहार किया और अटॉर्नी जनरल को इल्ज़ामात के तहरीरी सबूत देने का हुक्म दिया और ऐसा ना करने की सूरत में 24 फरवरी तक
तहरीरी तौर पर मुआफी मांगने की हिदायत की। ये गुज़िश्ता 2 दिनों की समातों का खुलासा है, जिसमें फरोग नसीम और शहजाद अकबर मौजूद थे, मगर उस वक्त उन्होंने इस पर ना कोई रद्द-ए-अमल दिया, ना लाताल्लुकी जाहिर की, ना ही हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल आया। हालांकि ये बात बहुत ज़्यादा संगीन थी, ये डिस्कस होती रही, मगर हुकूमत खामोश रही। मगर अब वो खुद अटॉर्नी जनरल के बयान से लाताल्लुकी जाहिर कर रहे हैं, हुकूमत लाताल्लुकी जाहिर कर रही है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अपोजिशन की तरह अदलिया से मुताल्लिक भी जारहाना रवैया कुछ केसेस में रहा है। पहले तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें सख्त बल्कि तौहीन आमेज अल्फाज उनके मुतालिक इस्तेमाल किए गए। मगर जब उस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया तो तहरीक इंसाफ अपनी उस दरख्वास्त से अचानक पीछे हट गई और फिर 1 महीने बाद मई 2019 में अचानक हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। उस रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खानदान की बैरून मुल्क जायदादें हैं जो उन्होंने जाहिर नहीं की। और फिर जब इस रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तो ये इंकशाफ हुआ कि हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जासूसी कराई है। ये इल्ज़ाम जस्टिस की तरफ से लगाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाक के खुद अपने जवाब से वाज़ेह है कि एसिड रिकवरी यूनिट ने बरतानिया में एक प्राइवेट तहकीकाती एजेंसी की खिदमात हासिल की ताकि ये पता चलाया जाए कि उनके बच्चे गुज़िश्ता 10 साल में कहाँ कहाँ मुकीम रहे और इस इदारे को अदायगी, इस एजेंसी को अदायगी सरकारी खजाने से की गई। साथ ही उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत किसी जज के खिलाफ तहकीकात नहीं करा सकती और किसी भी जज के खिलाफ तहकीकात का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। अब इस मौक़िफ़ पर हुकूमत का जवाब आना है। इस बारे में मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, ये अहम होगा। मगर ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हुकूमत की मुश्किलात बढ़ रही हैं और हुकूमत और अदलिया में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। अदलिया के हवाले से ये हुकूमत का वाहिद तनाज़ा नहीं है, इससे पहले भी एक तनाज़ा सामने आ चुका है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से खिताब करते हुए ये जिम्मेदारी अदलिया पर डाल दी गई, जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का बयान सामने आया और उन्होंने वाज़ेह किया था कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त हुकूमत ने दी है, इसको अदलिया पे ना डालें। और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दरख्वास्त की समात में जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ रहा है, इससे भी तनाज़ा जन्म लेता दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने इस वक्त इस तनाज़े से निमटते हुए फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल से इस्तीफ़ा ज़रूर लिया है, इससे फासला भी उनके बयान से इख्तियार किया है। हमारे साथ सीनियर वकील और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हुकूमत के मुशावरती अमल में भी इन फैसलों में शामिल रहे हैं, अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। साथ ही माहिर कानून रशीद रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है एक सीनियर वकील के तौर पर आपकी अपनी क्या राय है जो अटॉर्नी जनरल ने आला अदलिया के जजेस के हवाले से, बेंच के हवाले से बयान दिया। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं मैंने इस्तीफ़ा दिया है पाकिस्तान बार काउंसिल की वजह से, हुकूमत ये कह रही है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, ये तासुर दे रही है, एग्जैक्टली हुआ क्या है? जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैंने बार काउंसिल की वजह से ये इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन मेरी नज़र में उन्होंने एक और वजह जो बहुत अहम वजह थी जिसके लिए इस्तीफ़ा दिया है, वो उनकी ये स्टेटमेंट बनी जो उन्होंने पहले दिन ही जब उनका बारी आई, जब उन्होंने बहस शुरू करनी थी तो एक इल्ज़ाम लगा दिया जुडिशरी और जजेस के बारे में, जो कि जिसके बारे में जज साहिबा ने बाद में ये भी कहा कि आप ये या साबित करें या इसकी माफ़ी मांगें। वो जो इल्ज़ाम था वो मेरे ख्याल एक इमीडिएट वजह थी। उसके बाद हुकूमत ने एक एप्लीकेशन दी अदालत में और कहा कि ये जो बयान था अटॉर्नी जनरल साहब का, ये हमने इसकी ना इजाज़त दी थी, ना हमसे ये इंस्ट्रक्शंस ली गई, ना हमें ये बताया गया और ये गलत स्टेटमेंट थी, हम इसे, हमारा इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जब इस तरह की बात हो जाए कि एक एतमाद अटॉर्नी जनरल का और जो हुकूमत है उसका एक दूसरे के ऊपर से उठ जाए, तो फिर बेहतर यही होता है कि बजाय इसके कि हुकूमत कोई कार्रवाई करे कि अटॉर्नी जनरल साहब खुद ही रिज़ाइन कर दें। तो मेरा ख्याल है हो सकता है बार काउंसिल की भी वजह हो, लेकिन यकीनी तौर पे ये भी एक वजह थी जिस वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया है। अली साहब, ज़ाहिर है आप सीनियर वकील के साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और इस मुशावरती अमल में हुकूमत का हिस्सा भी हैं। ये पहले दिन जब अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया तो हुकूमत अपने आप को डिस्टेंस कर सकती थी इससे कि जी डिस्टेंस करते कि ये बयान उनकी अपनी ज़ाती राय और हम इससे डिस्टेंस करते हैं, क्योंकि अदालत ने मीडिया को रिपोर्ट करने से मना किया, हज़फ करा दिया, तो हुकूमत भी खामोश रही। दूसरे दिन अदालत ने कहा तो माफ़ी मांगे या फिर सबूत दें, तब भी हुकूमत फैसला कर सकती थी। शहजाद अकबर साहब, फरूक नसीम साहब मौजूद थे, उस वक्त भी खामोशी रही।
फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने ये आज इस्तीफा और ये सारा का सारा मामला सामने आया है। ये पहले दिन इस सिचुएशन से नहीं निपटा जा सकता था? जी, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो मौजूद थे अदालत में, लॉ मिनिस्टर साहब, जिस वक्त ये बात हो रही थी। और एक तो ये भी हो सकता था कि वो उठ के उस वक्त भी कह सकते थे कि ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, जो अटॉर्नी जनरल साहब ले रहे हैं उनका पर्सनल मौक़िफ़ है। लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने ये नहीं किया और उन्होंने ये बेहतर समझा कि जाके मुशावरत की जाए, क्योंकि ये हुकूमत ने देखना होता है मामला। तो जब ये मामला उस लेवल तक पहुंचा, प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचा, तो उसके बाद बुलाया गया और यकीनी तौर पे उस मीटिंग में मैं भी था और यही फ़ैसला हुआ हमारा कि हमने ये स्टेटमेंट देनी है, अदालत को ये बता देना है कि ये स्टेटमेंट फेडरेशन की नहीं थी, ये एक ज़ाती स्टेटमेंट थी, हम इसको डिनाई करते हैं। और जब ये एक बार स्टेटमेंट हमने हुकूमत की तरफ से दे दी गई ये स्टेटमेंट, तो उसके बाद मेरा ख्याल है जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उनको ऊपर ये एक तरह से लाजम हो जाता है, और यही ट्रेडिशन है कि वो फिर इस किस्म की स्टेटमेंट जब हुकूमत दे दे उसके बाद वो रिज़ाइन ही कर दें, वरना उनका आपस में साथ चलना एज अटॉर्नी जनरल पॉसिबल नहीं रहता। मतलब आप समझते हैं कि जो कुछ हुआ ये असल में अचानक नहीं हो गया? जो कुछ अटॉर्नी जनरल ने कहा ये कॉन्सिक्वेंस था, काफ़ी पहले से जो हुकूमत का जो रवैया रहा है, जैसे काजी फाइज ईसा के हवाले से इसमें तासुर लगा कि जैसे हुकूमत इस मामले को प्रोफेशनल अंदाज में नहीं पर्सनल अंदाज में कंडक्ट कर रही है। फाइज साहब का मामला आया, पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एसिड रिकवरी यूनिट ने बाकायदा तौर पर एक प्राइवेट कंपनी को बरतानिया में हायर किया उनके बच्चों की और सब चीज़ों की बाकायदा तौर पर तहकीक करने के लिए। फिर एक पटिशन सामने आई जिसमें जस्टिस फाइज ईसा के लिए तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जब तनकीद हुई तो तहरीक इंसाफ अचानक उससे पीछे हट गई। फिर अदलिया के हवाले से अपनी एक जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब ने अदलिया पर डालने की कोशिश की, जिसका जवाब आया। तो आपको नहीं लगता कि जो अटॉर्नी जनरल ने किया ये हुकूमत के उस रवैये का कॉन्सिक्वेंस था, जिससे लग रहा था कि जुडिशरी के साथ पूरे बेंच पे ही उन्होंने सवाल उठा दिया जो शुरू मामला एक जज से हुआ था? जी नहीं, जिस तरह मैंने कहा कि ये अटॉर्नी जनरल साहब इसको एक्सप्लेन करेंगे बेहतर किसी मौका जब मिला उनको, लेकिन ये जो रिमार्क्स थे या जो इल्ज़ाम था ये किसी तरह से हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं था। किसी कम अज़ कम हाई लेवल कैबिनेट लेवल प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो ये बिल्कुल डिस्कस नहीं किया गया, वरना यकीनी तौर पे उनको कहा जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसी स्टेटमेंट ना दें। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कुछ अरसे से हम देख रहे थे, मुझे इल्म नहीं है उसका ज़ाती तौर पे कि वाकई ही ये टेंशन्स थी, लेकिन एज अ थर्ड पार्टी जब ऑब्जेक्टिवली मैं कुछ केसों को देखता हूँ तो मैं देख रहा था कि कुछ केसों में की वजह से वो एक टेंशन थी, और ये एक इसका फाइनल मेरा ख्याल है रिएक्शन था इस स्टेटमेंट के बाद, जिसमें उनको फिर रिज़ाइन उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं रिज़ाइन कर लूँगा। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेटजी होती है, लीगल स्ट्रेटजी, इसमें हुकूमत, चूँकि हुकूमत में बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन लॉयर्स होते हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्ट्री की स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत लीगल केसेस लड़े जाते हैं। तो जो भी स्ट्रेटजी थी उसमें यकीनी तौर पे ये स्टेटमेंट शामिल नहीं थी। बाकी लीगल बहस होनी थी। अभी जज साहिबान के बहुत सारे सवालात थे, कुछ बड़े अहम सवालात भी उठाए गए थे इस सारी कार्रवाई के बारे में, जिनका अभी जवाब आना था। तो अब नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो ये होने लगा है कि अटॉर्नी जनरल साहब नए जब आ जाएंगे, उनको कुछ टाइम चाहिए होगा अपनी स्ट्रेटजी बनाने का, और जब वो आएंगे अपनी लीगल सारी आर्गुमेंट्स तैयार करके, तो यकीनी तौर पे जितने सवालात आपने भी उठाए या जितने सवालात अदालत ने उठाने हैं उनका जवाब अदालत को फराहम किया जाएगा, और फिर अदालत एक फैसले और या नतीजे तक पहुंच सकेगी। मतलब मैं एक और बात पर आपका मौक़िफ़ मालूम करके फिर रशीद रिजवी साहब का मौक़िफ़ इस पर मालूम करता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी साबित होनी है इस मुकदमे में। मगर कानूनी तौर पर बताइएगा कि ये जो मामला है फाइज ईसा साहब ने जो उठाया कि एसिड रिकवरी यूनिट ने बाकायदा तौर पर एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया, हुकूमत के पैसे उस कंपनी को दिए, और फिर के उनके बच्चों की बरतानिया में तहकीकात कराएं कि वो पिछले 10 साल में कहां कहां रहे हैं। ये तो बाकायदा तौर पर एक जज को सिंगल आउट करके अगर ये किया गया, ये साबित हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिर्फ वो वाहिद फोरम है जो एक जज के कंडक्ट के हवाले से कर सकता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसके नताइज क्या होंगे अगर ये साबित हो जाता है कि हुकूमत ने ये किया है? जी देखिए, मेरी नज़र में जो
कॉन्सिक्वेंसेस इसके तो अदालत ही फैसला करेगी। एक कॉन्सिक्वेंस तो ये हो सकता है कि अदालत ये केस को इस तरह देखे कि ये रेफरेंस नाजायज़ है, गलत है, और कहे कि ये रेफरेंस ही हम कलअदम करार दे देते हैं। दूसरी तरफ अदालत ये भी फैसला कर सकती है कि ये सारे मामला, ये सारी बहस जो हुई है हमारे सामने नहीं, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने होनी चाहिए, जो एक आईनी इदारा है, और इसलिए हम इस पिटिशन को डिसमिस करते हैं और ये सारे मामलात, ये सारी तहकीकात जो हैं वो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देते हैं। ये भी फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस अदालत के सामने हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, अपनी ज़ाती राय जो मेरी है, कि जुडिशरी हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट है, और उसकी इंडिपेंडेंस को कायम रखने के लिए आइन में एक शिक है, आर्टिकल है कि अगर किसी जज के खिलाफ भी कोई इल्ज़ाम होगा तो उसको कोई और अदारा नहीं फैसला कर सकता, जजेस ने खुद ही फैसला करना होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ट्रायल चलता है। तो एक जो मेजर सवाल उठ रहा है इस सारी प्रोसीडिंग्स के बारे में वो ये है कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं सुन रही, ये एक और बेंच सुप्रीम कोर्ट का क्यों सुन रहा है, और यकीनी तौर पे जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ दिया जाएगा उसमें ये भी एक लीगल इशू आएगा कि क्या ये समाअत जो है, ये पिटिशन जो है, ये मेंटेनेबल है कि नहीं। और ये सारे मामले हैं जिसका फ़ैसला होना है। अच्छा नहीं लगता कि हम उनके पे कमेंट करें जो कि अभी मामला चल रहे हैं, लेकिन आपका भी ये सवाल बड़ा जायज़ है कि जो किसने तहकीकात की इसकी, किसने नहीं की, इसके भी सवालात पूछे जा रहे हैं, और इसके ऊपर भी एक जवाब ने आना पड़ेगा फेडरेशन की तरफ से। जो भी नए अटॉर्नी जनरल इसका जवाब देंगे जब अदालत में ये सवाल दोबारा रेज़ किया जाएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको एक अहम आइनी नुक्ता उठाया, ये भी इसका भी जवाब मेरा ख्याल है अदालत देगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास क्यों नहीं जाना चाहिए ये मामले को। बहुत शुक्रिया। हमारे रशीद रिजवी साहब, रशीद साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएगा कि 10 साल तक बाकायदा एक प्राइवेट कंपनी हायर करके उनके बच्चों की सब चीज़ों की बरतानिया में तहकीकात कराना, ये कोई कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं है? क्योंकि फायजीसा कह रहे हैं कि सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है जो तहकीकात कर सकता है। देखें, यही क्वेश्चन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है 10 रुकनी बेंच के, कि देखें आइन में आर्टिकल 209 के तहत जो दो अथॉरिटी हैं जिन्हें इख्तियार है कि कोई वो ओपिनियन फॉर्म करें या कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करें, वो या तो सदर मुमलिकत है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। उसके अलावा किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए इन्वेस्टिगेशन करे या उसकी कारकर्दगी करे या उसके मिसकंडक्ट को प्रोब करे। ये उनके दायरे अख्तियार से बाहर आता है, और यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसलिए कि जो पिटिशनर्स के वकला ने आर्ग्यू किया है वो यही किया है कि एसेट्स रिकवरी यूनिट का कोई एनेबलिंग लॉ नहीं है, किसी कानून के तहत ये इस्टेब्लिश नहीं हुई है, ना ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत, ना ही इनकम टैक्स एक्ट के तहत, ना ही SECP एक्ट के तहत, कंपनीज ऑर्डिनेंस, कहीं इसका कोई फॉर्मेशन के लिए नहीं है, और वो गैर कानूनी इदारा है। वो किस तरह से ट्रैवल कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के इंस्ट्रक्शन पे या किसी और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के इंस्ट्रक्शन पे? वो नहीं कर सकता। आइन जो दो इख्तियारात, जो दो इंस्टीट्यूशन को इख्तियारात देते हैं, वो सदर मुमलिकत का और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। अब यही फैसला है, और यही जब पिटिशनर्स के दलाल ख़त्म हुए थे तो जो क्वेश्चन सवाल पूछे गए थे अटॉर्नी जनरल साहब से कि वो इस पर सेटिस्फाई करें, और उस पर उनको जवाब देना था। सब, और अगर ये जो प्राइवेट कंपनी वाला मामला है, ये अगर साबित हो जाता है कि ये किया गया तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं या नहीं है? बहुत सख्त हो सकते हैं, इसलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी इसमें इन्वॉल्व है,
और ये जो एसेट रिकवरी यूनिट भी है, इनके लिए तो बड़ी सख्त चीज़ें हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या करती है ये तो मैटर प्रेजुडिस है, कुछ कहना कबिल वक्त होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत दूररस नताज जाएंगे इसके। बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम कोशिश कर रहे हैं मंसूर खान साहब हमें ज्वाइन करें एक ब्रेक के बाद। में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जजिस से मुतालिक अदालत में जो बात की वो वजीर कानून फरोग नसीम और बैरिस्टर शहजाद अकबर के इल्म में थी। जो उनका मौक़िफ़ था वो हुकूमत की हिकमत अमली थी। ये बात साबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर खान ने की है। गुफ्तगू शनीद हो चुकी थी। ये मेरा बयान नहीं था, ये बाकायदा तौर पर सबको इस बयान का पता था। एक और चैनल पे जाके उन्होंने नाम भी लिया है कि फरोग नसीम साहब को भी पता था, बैरिस्टर शहजाद अकबर को भी पता था। वजीर कानून फरोग नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरोग नसीम साहब, ये पूरा गुफ्तगू शनीद के बाद अनवर मंसूर खान साहब ने जो जजिस के हवाले से नाजेबा बात की, जिस पर जज नाराज हुए, वो की थी, आपको भी पता था? ये पूरा डिसाइडेड था? टोटल झूठ है। मैं तो इनकी इज्जत कर रहा हूँ, हर चैनल में इनको ही डिफेंड कर रहा हूँ। अब इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं इससे ज्यादा बात कोई नहीं करना चाहता। टोटल झूठ है। ये इनका ही आर्ग्यूमेंट था, इनकी ही इफ्तरा थी। ना इससे हुकूमत का कोई ताल्लुक है, ना हमें इस बारे में कुछ पता था। आप बताइए कि अगर ये पता होता तो ये कोई जी होश आदमी इनको ये आर्ग्यूमेंट करने देता? दिस इज टोटली फॉल्स। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मगर जब उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया तो आप अदालत में मौजूद थे, तो आपने इनको समझाया या क्या हुआ बाद में फिर? थैंक यू शाहजेब, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि बाज लोग नासमझी में इस पे कंक्लूजन्स दे रहे हैं। देखिए, अदालत में जब आर्ग्यूमेंट होते हैं तो एक वकील जब आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है अपने, तो वो दूसरे लोग क्रॉस फायर इस तरह नहीं होता। वो अपना आर्ग्यूमेंट, और हमें तो अचानक शौक लगा, अचंभा हुआ। शुरू में तो हम लोग ये आर्ग्यूमेंट इनका समझे भी नहीं, और उसके बाद बेंच से इनको बड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, और फिर उसके बाद इन्होंने एक तरह से विड्रॉ भी किया। तो जब खुद विड्रॉ कर लिया तो ये कोई उस वक्त, या तो हमारा कोई इसमें इनको कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, ऐसा तो था नहीं कि हमारे ये उस वक्त कहने में थे। और मैं एज ए लॉ मिनिस्टर तो वहाँ बैठा नहीं था, मैं वहाँ बैठा था मैं पर्सनल कैपेसिटी, क्योंकि मुझे एज ए पर्सनल कैपेसिटी पार्टी बनाया हुआ था। तो बहरहाल ये तमाम की तमाम चीज बिल्कुल गलत है, ये इनकी अपनी इख्तियार थी, और इसके अलावा अब मैं कुछ बात करना नहीं चाहता। अच्छा, मैं सिर्फ इसी इशू पर एक और सवाल करना चाह रहा हूँ, और वो ये कि जब ये बात हो गई और जजेस ने नाराज़गी का भी इजहार किया, बाद में हुकूमती सतह पर या वज़ीर आज़म तक आपने बात पहुँचाई? क्योंकि आज वो कह रहे हैं तो सारा तयशुदा था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी 2 दिन तक। नहीं, बिल्कुल कोई तयशुदा नहीं था। ये बिल्कुल ही गलत बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पर, कैबिनेट पर, हम सब पे आप ये इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं। हम तो दूसरे चैनल से बैठ के इनको डिफेंड कर रहे हैं, ये उल्टी बात कर रहे हैं। बहरहाल ये इस पे फिर डिस्कशन हुआ हमारा, ये क्या चीज है। अच्छा, अगले दिन फिर जब ये केस चला तो अगले दिन फिर जजेस ने इस पे स्टार्ट नहीं हुआ, और ये फिर जब हम ये कहने पे मजबूर हूँ कि जब इनकी बिल्कुल इल परफॉर्मेंस थी तो जजेस लॉस्ट देयर टेम्पर, और उस वक्त उन्होंने ये बात की। तो ये छोड़े ऐसे, अब जो आदमी चला गया, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। हमारे किसी इल्म में नहीं था, और हमारे साथ और भी लोग थे सारे, किसी के इल्म में ऐसी बात कुछ नहीं थी। यानी आप कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से इस केस में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी? ये हम कहने पे मजबूर हैं, और ऐसा था। हमारे कहने से क्या होता है, वो तो अदालत ने वहाँ का यू आर अंडर प्रिपेयर्ड, आप तैयारी करके हैं। और साहब, एक सीनियर वकील के तौर पर आप अदालत को भी समझते हैं, आपको लग रहा है, देखिए मैं इस केस के हवाले से सवाल करूं। बस अब आप और सवाल नहीं करो, मेरा मौक़िफ़ आ गया। आप नहीं बोलेंगे, वो कुछ और बोल देंगे, फिर आपको मौक़िफ़ के लिए लेना पड़ेगा। चले गए फरोग नसीम साहब। हम चाह रहे थे कि इस केस के हवाले से उनसे और भी बात की जाए। अनवर मंसूर खान साहब से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि रब्ता किया जाए, क्योंकि संगीन बात कर रहे हैं अब फरोग नसीम साहब के मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं साबिक अटॉर्नी जनरल मंसूर खान, और उनकी कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा बुरी थी इस केस में वफाक की नुमाइंदगी करते हुए, और उन्होंने अपनी ख़राब कारकर्दगी से जजिस को गुस्सा दिला दिया था।
और उसके बाद इस किस्म के रिमार्क्स दे दिए, उसके बाद अपने रिमार्क्स को वापस ले लिया, तो हम और क्या करते। और उनका कहना है कि मुकम्मल तौर पर लाइल्म थी हुकूमत कि इस किस्म की बात अनवर मंसूर खान की तरफ से की जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान भी हमें ज्वाइन करें। दूसरी तरफ हमने राब्ता किया है क्योंकि कोरोना वायरस अब एक ऐसा मसला बन गया है कि ईरान में भी अब 2 हलाकतें हो चुकी हैं, संजीदा मसला है। जो चाइना में स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि कल उनके जो वालिदैन हैं स्टूडेंट्स के, उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया, सख्त एहतजाज किया गया। शदाद इकबाल और जो दूसरे उनके साथी हैं वो इस वक्त हमें चाइना से ज्वाइन कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर हमारे शो में हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा कि चीन ने खसूसी इजाज़त दी है और राब्ता किया गया, एम्बेसी का स्टाफ गया है, तो आप लोगों से राब्ता किया, आप लोग ज़रा मुतमईन हुए, इत्मीनान हुआ, आपको कोई सहूलतें फराहम की गई है? क्योंकि यहाँ पर वालिदैन और ज़ाहिर वालिदैन की तकलीफ बिल्कुल जायज़ है अपने औलाद के लिए, जब एक इतना वबा वहाँ पर फैली हुई है। आप लोगों से जब राब्ता हुआ फिर क्या हुई है पेशरफ? सर पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर सबसे पहले वो हमारी ही यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं, पहले ही उन लोगों ने पहला सिलेक्ट हमें किया था हमारी यूनिवर्सिटी को। तो उन लोगों ने एक यूनिवर्सिटी से मतलब कि 3 से 4 लोगों को रिप्रेजेंट करने का कहा था। तो उन रिप्रेजेंट करने में से एक मैं था, 2 लोग और थे, एक लेडीज थी, मतलब कि एक गर्ल थी, एक और सीनियर थे। तो उन लोगों ने कहा था कि आप सिर्फ 3 लोग ही आएंगे और हमने मतलब कि काफ़ी लोग जमा नहीं करने। ठीक है, उन 3 लोगों के बाद हम 3 लोग गए, मगर बात करने की ये थी कि हमें रोका गया और हमें कहा गया कि किसी को नहीं बताना। बट आई शेयर द इंफॉर्मेशन विद माई फ्रेंड्स, जिनमें मेरे बहुत से क्लोज फ्रेंड्स थे, तकरीबन 5 से 7। तो हम लोग गए, हमने उनसे बात की और बात करने के बाद हमने उनसे पहला ही सवाल यही किया कि सर हमें इवैक्यूएशन चाहिए। तो उन लोगों ने कहा कि इवैक्यूएशन जो मामला है वो हुकूमत का है और ये पॉलिटिकल इशू है। देन उसके बाद हमने उनसे बात की कि आप ना उन लोगों ने कहा कि हम ना इसको रोट डाउन कर लेते हैं। देन उन लोगों ने कहा कि आप अपने मसले बताएं। हम लोगों ने मसले बताए। हमें पहले तो पानी का इशू था, 1-2 दिन हमें पानी का इशू रहा है, बट वो जैसे वो उन लोगों ने हमसे रोट डाउन किया तो उन लोगों ने रोट डाउन करने के बाद अगले दिन ही हमें पानी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद इन लोगों ने कल हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कल हमें आटा भी मिला है सर। ज़ाहिर आप लोगों का ये मुतालबा है और वालिदैन का भी यहाँ मुतालबा है कि आप लोगों को लाया जाए, हुकूमत की एक हिकमत अमली है। क्या जो दूसरे ममालिक के आपकी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे उनके साथ वहाँ पर रवैया कैसा है? क्या उनकी एम्बेसीज को इजाज़त दी गई, क्योंकि पाकिस्तान की एम्बेसी को खसूसी तौर पर इजाज़त दी गई, या उन्हें अभी तक वहाँ से क्या निकाल लिया गया है, वो अपने अपने ममालिक चले गए हैं क्या? ऑलमोस्ट सारी की सारी जितनी भी एम्बेसीज हैं और जितने भी ममालिक हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश, अफगानिस्तान तक भी, ये अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एवैक्यूएट कर चुकी हैं। इवन के कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं, यूरोपियन कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना, उनके 1-1, 2-2 स्टूडेंट थे, उन्हें भी एवैक्यूएट कर लिया गया है। और इसके अलावा जितनी भी अब यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो स्केड्यूल आ रहे हैं उसके मुताबिक जो फॉरेनर्स हैं वो अप्रैल से पहले तो यहाँ आ ही नहीं सकते। फॉरेनर्स पे बैन है अप्रैल से पहले यहाँ चाइना में एंटर होना भी, और हम जो यहाँ पे बैठे हैं हम भी अप्रैल से पहले हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ बैठ के ये इंतजार करना कि कोई स्टूडेंट इन्फेक्ट हो जाए, मेरा नहीं ख्याल ये कोई अकलमंदी की बात इसे कोई भी कहेगा। अब ज़ाहिर आप लोगों शहर से नहीं निकल सकते, चाइना से नहीं निकल सकते, मगर वैसे आप लोगों को यूनिवर्सिटी से बाहर मूवमेंट की इजाज़त है, आप लोग जा सकते हैं, और दूसरे शहरियों को इजाज़त है? सर हमें किसी भी तरह की मूवमेंट की कतन इजाज़त नहीं है। हमारी लाइफ सिर्फ रूम से हमारी सुपरमार्केट तक स्टक होकर रह गई है। हमें सिर्फ इतनी इजाज़त है कि हम अपने रूम से निकलकर या तो अपनी डॉर्मेट्रीज के किचन तक जा सकें, या अदरवाइज अगर कोई शाइनी डे है तो हम कुछ लम्हात के लिए हम धूप में बैठ सकते हैं। सेकेंडली हम सुपरमार्केट तक जा सकते हैं। तो अगर आप मूवमेंट की बात करें तो हमें कतई इजाज़त नहीं है। इवन हम अपनी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के लिए तकरीबन आज 27 डेज हो चुके हैं। 23 जनवरी सुबह 10 बजे ये तमाम शहर को लॉकडाउन किया गया था। तब से लेके अब तक हम में से कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं गया, और हमारी लाइफ सिर्फ रूम से सुपरमार्केट, सुपरमार्केट से रूम, और सुपरमार्केट में भी हमें ये क्लियरली इजाज़त नहीं है
कि हम ज्यादा टाइम वहां स्पेंड कर सकें। जस्ट आप अपना कुछ जरूरत का सामान लें और आपको वापस कमरे में आना होता है। और इवन के यहाँ तक है कि अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया 2 से 3 बंदे बाहर बैठे हुए भी देख ले तो उनका फौरन मैसेज आ जाता है कि आप इस तरह की गैदरिंग ना करें, अदरवाइज आपको सिक्योरिटी उठा के ले जाएगी और आप 14 दिन के लिए डिटेंशन में या 14 दिन के लिए आपको अलग थलग रख दिया जाएगा, यहाँ यूनिवर्सिटी से उठा के ले जाया जाएगा आपको। तो इस तरह की किसी भी गैदरिंग, कोई भी इस तरह की आउटडोर एक्टिविटी अलाउ नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि सूरत हाल हल हो, कोई हल निकले, क्योंकि एक बड़ी ही अफसोसनाक इस वक्त सूरत हाल है। प्रोग्राम में एक ब्रेक, एक और अहम खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन का आज से आगाज हो गया है। इफ्तिताई मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मैदान में हैं और पाकिस्तान में सारे मैचेस हो रहे हैं। ज़बरदस्त सरगर्मी है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। मगर मुकाबले के आगाज से चंद घंटे पहले अचानक पीसीबी का एक बड़ा फैसला सामने आया, जिसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को टीम में तब्दीली करना पड़ी, क्योंकि पीसीबी ने अचानक उमर अकमल को मुअत्तल कर दिया और एंटी करप्शन कोड की दफा के तहत मुअत्तल किया गया। क्या ऐसी वजह बनी कि उमर अकमल के खिलाफ ये कार्रवाई की गई? ज़राए एक अजीब दास्तान बता रहे हैं। अंदर की कहानी इस वक्त माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, क्या वजह बनी अचानक उमर अकमल के खिलाफ इस कार्रवाई की? देखें, उमर अकमल जो है वो माजी में भी बहुत सारे तनाज़ात में मुलविस रहे, लेकिन ये स्पेसिफिक इंसिडेंट जो इस PSL के शुरू होने से पहले का था, जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम यहाँ पर कराची में प्रैक्टिस कर रही थी, तो हमारे सोर्सेज जो हैं वो यही क्लेम करते हैं कि उमर अकमल की एक टेलीफोन कॉल जो थी वो पीसीबी का जो एंटी करप्शन यूनिट था उसने इंटरसेप्ट की, और उस कॉल में वो कुछ ऐसे लोगों से इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे जो पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट का ख्याल था कि मशकूक लोग हैं। जब उन्होंने 3-4 दिन उमर अकमल को मॉनिटर किया तो उससे यही शवाहिद सामने आए कि उमर अकमल जो है वो किसी ऐसे नेटवर्क के लोगों के साथ राब्ते में है, ऐसे लोगों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, और जो बातचीत कर रहे थे वो भी काफ़ी उनके लिए हैरानकुन थी, क्योंकि उस बातचीत में लग रहा था कि ये वायलेशन जो है वो कर रहे हैं पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट की। और जब ठोस शवाहिद एंटी करप्शन यूनिट के सामने आए तो फिर बुध की रात को तकरीबन 10 बजे यहाँ कराची में जो 5 स्टार होटल था वहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें ब्रीफिंग दी गई। एहसान मानी पीसीबी चेयरमैन उस ब्रीफिंग में मौजूद थे, उसके अलावा वसीम खान मौजूद थे। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो हेड कोच थे मोइन खान, उन्हें बुलाया गया। नदीम उमर कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो मालिक थे उनको बुलाकर पूरी सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया, और उसी इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर फिर उमर अकमल को भी तलब किया गया। उनसे बाज़पुर्स करने के बाद उमर अकमल के दोनों जो सेल फोन थे वो एंटी करप्शन यूनिट ने अपनी कस्टडी में लिए, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कंफर्म कर रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई वो ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई की गई है, जिसके बाद तकरीबन रात 3:30-4 बजे ये फैसला किया गया कि उमर अकमल को मुअत्तल किया जाएगा। और कहते हैं कि काफ़ी सीरियस किस्म के ऑफेंसेस हैं उमर अकमल के, और उनके कुछ कराची के दोस्त जो थे वो भी इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। और लग ऐसे रहा है कि जब ये इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो उमर अकमल काफ़ी मुश्किल में नज़र आएंगे, क्योंकि माजी में उमर अकमल कभी हमने देखा कि वो ट्रैफिक वार्डन से लड़ रहे हैं, कभी सिक्योरिटी गार्ड से लड़ रहे हैं, कभी किसी थिएटर में उनकी लड़ाई हो रही है। उन्होंने कुछ अरसे पहले टेस्ट क्रिकेटर मंसूर अख्तर के बारे में भी इल्ज़ाम लगाया था कि कनाडा में मंसूर अख्तर ने मुझे स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश की थी। फिर उमर अकमल का एक बड़ा जो सीरियस केस था, उन्होंने कहा था कि 2015 के वर्ल्ड कप में मुझे स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश हुई, और उमर अकमल ने वो पेशकश भी रिपोर्ट नहीं की गई। और फिर कुछ दिन पहले उमर अकमल का एक और वाकया ट्रेनर के साथ पेश आया नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में, जिसमें जब उनके फैट्स का टेस्ट हो रहा था तो उनसे कहा गया कि आप शर्ट उतारें, आपके फैट्स टेस्ट करने। तो जो सोर्सेज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि उमर अकमल ने अपना ट्राउज़र उतार दिया, और पीसीबी ने वहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और उमर अकमल को PSL से
कुछ दिन पहले क्लीन चिट दी, लेकिन ये जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल है, इसके जो ताने बाने हैं, कहा यह जा रहा है कि ये क्रिकेट करप्शन से मिलते हैं और पीसीबी ने अपनी लीग को बचाने के लिए इस लीग के शुरू होने से चंद घंटे पहले ये ऐलान इसलिए किया कि अगर पीएसएल के दौरान ये अगर स्कैंडल सामने आता तो लीग भी बदनाम होती, पीसीबी भी बदनाम होते। लेकिन अगले चंद हफ्तों में मेरे ख्याल इस हवाले से काफ़ी कुछ सामने आएगा, लेकिन लग ऐसे रहा है कि उमर अकमल जो है वो काफ़ी हॉट वाटर्स में है। बहुत शुक्रिया, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब बड़ा संगीन मामला है, इससे पहले भी खिलाड़ियों से मुतालिक ऐसी शिकायत सामने आई हैं। इसके बावजूद उमर अकमल जैसे सीनियर खिलाड़ी का ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस होना तशवीशनाक भी है और अफसोसनाक भी है। उमर अकमल न दूसरों के तजर्बे से कुछ सीखने को तैयार हैं, ना ही अपने तजर्बों से कुछ सीखने को तैयार हैं। 3 साल पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे एडिशन के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का एक स्कैंडल सामने आया था। 2017 में शर्जील खान और खालिद लतीफ़ स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस पाए गए थे। पीसीबी ने दोनों क्रिकेटर्स को मुअत्तल करके उनके खिलाफ एंटी करप्शन कोड की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा चलाया। शर्जील खान और खालिद लतीफ़ पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुबैना तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले दुबई में मशकूक अफराद से मुलाकात की, जहाँ उनके दरमियान एक डील हुई। इस केस में शर्जील खान और खालिद लतीफ़ को 5 साल की सज़ा सुनाई गई और फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को 1 साल की मशरूत पाबंदी की सज़ा सुनाई गई, जबकि केस के मरकजी किरदार नासिर जमशेद पर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने फर्द जुर्म आयद की हुई है। मगर इस सब से उमर अकमल ने कुछ नहीं सीखा। इससे पहले 2010 में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था, जिसमें सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर इंग्लैंड के दौरे में स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस पाए गए थे। आईसीसी ने तीनों क्रिकेटर्स पर 5 साल की पाबंदी लगाई। उसके बाद सलमान बट पर 2.5 साल, मोहम्मद आसिफ को 1 साल, मोहम्मद आमिर को 6 माह कैद तक की सज़ा सुनाई गई। माजी की ऐसी कई मिसालें हैं, ऐसे कई स्कैंडल्स हैं, कई केसेस हैं जिनमें हमारे खिलाड़ी मुलव्विस पाए गए। पीसीबी ने उसके बाद अपने कवानीन में सख्ती की, खिलाड़ियों पर गैर ज़रूरी अफराद से मिलने पर पाबंदी लगाई, सख्त कवायद और ज़वाबित बनाए गए, एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है वो एक्टिव रहा। इसके बावजूद भी उमर अकमल के हवाले से शिकायत सामने आई है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। और मुल्क का ख्याल करते, क्रिकेट का ख्याल करते, अब देखते हैं कि इसके क्या नताइज सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।